है, किसी का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो हम ही लोग पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना रोशनी? हाँ। ओके, तो बेसिकली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स है ना सर, इक्विटी डेरिवेटिव या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो बेसिकली हम लोग अभी फ्यूचर में बात कर रहे हैं सर, और फ्यूचर मार्केट में हेजिंग हेजिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा है ना रोशनी? लास्ट वीक का क्लास किया था तुमने? हेजिंग के बारे में डिस्कशन सुना था लास्ट वीक? ना ना ना। नहीं, हेजिंग मिस हो गया था तेरा? अच्छा ठीक है, एक बार हाँ। हेजिंग का जो बेसिक्स है उसको एक बार थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है? मैं हेजिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कराया, बस हेजिंग क्या है ये समझाया था। ठीक है, मैं आज थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, और हेजिंग के बारे में थोड़ा सा और एडवांस लेवल डिस्कशंस में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मतलब मतलब माना जाता है सर कि फ्यूचर मार्केट, मतलब फ्यूचर जो है, इस फ्यूचर को हम लोग हेजिंग के पर्पस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर मार्केट, दैट इज फॉर द हेजिंग पर्पस। आपके मन में चल रहा है सर, बात चल रहा होगा इधर हेजिंग होता क्या है, जिन लोगों ने हेजिंग नहीं जाना। और दूसरा सवाल है कि हेजिंग के थ्रू से फ्यूचर मार्केट कैसे काम करता है। दो क्वेश्चन है ना, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा सर कि हेजिंग होता क्या है, जो मैं लास्ट वीक काफी डिटेल्स में बात किया था सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट हेजिंग क्या है, इसको समझने के लिए चलो सर मैं थोड़ा सा लास्ट वीक को एक बार रिपीट करता हूँ, मतलब रिवाइज कराता हूँ लास्ट वीक का क्लास। तो आप लोगों को थोड़ा सा, जिन लोगों का भी हेजिंग मिस था, वो हेजिंग का एक आइडिया उन लोगों को आ जाएगा सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक बार कंफर्म नहीं। अगर मैं एनआईएसएम के मैट के हिसाब से बात करूँ इक्विटी डेरिवेटिव का, तो बेसिकली ये हम लोग इस एरिया में बात कर रहे हैं जो फ्यूचर मार्केट का फ्यूचर ट्रेडिंग एरिया है। ठीक है, दैट इज commodity, equity and index futures and uses of futures. So basically you can say this is the uses of futures. Future का use क्या है, और उसमें hedging एक काफी डिटेल्स इंपॉर्टेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रखता है सर, काफी इंपॉर्टेंट एक मैटर। हेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हेजिंग व्हाट इज इट, क्या है नहीं है, लास्ट वीक में काफी डिस्कशन हुआ था। तो एक सिंपल एग्जांपल था हेजिंग का। मैंने एक गार्डन लिया था, मैं आपको समझाता हूँ। गार्डन नहीं, नॉट दिस वन। हाँ, ये वाला, ये मैं एक्चुअली मैं इससे पहले वाला जो इक्विटी का क्लास हुआ था ना, उसमें एक एग्जांपल यूज़ किया था, तो उसी एग्जांपल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो एग्जांपल उस टाइम पे दिया था, सेम एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकता है सर, मतलब एग्जांपल तो भरा पड़ा है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेजिंग। रोशनी, मान कि तेरे घर के सामने तूने एक बहुत अच्छा गार्डन बनाया, ठीक है? हाँ रोशनी, ऐसा हम लोग बनाते हैं कि हम लोग को इच्छा होता है ना कि ऐसा ऐसा गार्डन बनाए। हेलो, है दादा। ठीक है? तो मान कि तुमने एक ऐसा अच्छा गार्डन बनाया, एक लॉन बनाया, ठीक है, जिसमें तुम सुबह शाम क्या करते हो, बैठते हो, चाय पीते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस एंड ब्यूटीफुल, तो बेसिकली बांग्लो है, बांग्लो के सामने गार्डन है। लेकिन सर बांग्लो है, गार्डन है, सब समझ में आ रहा है, बट व्हाट अबाउट हेजिंग? सर हेजिंग क्या है कि सर आपने जब ये ग्रास को लगाया था, क्या एक दिन में ग्रास बन गया था सर? आपने जब इस ट्री को लगाया था, तो एक ही दिन में क्या ये ट्री बन गया था? ये सब टॉप में जब आपने मतलब इसको जो ब्यूटीफाई किया, क्या ये सब बहुत राताराती हो गया क्या, मतलब बहुत जल्दी ग्रो कर गया, या समय लगा? मे बी 5 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 1 ईयर, है ना? हेलो, है। तब जाके आपका गार्डन बना। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब गार्डन थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब आसपास में इस गार्डन के ऊपर किसका नजर होता है ना, कुछ लोग, कुछ एनिमी होता है गार्डन का। गार्डन का एनिमी कौन है जानते हो? नॉर्मली ह्यूमन बींग नहीं सर, गार्डन का एनिमी घूम। एग्जैक्टली सर, ठीक है, गाय भैंस, ठीक है। जैसे कि
आपके घर के सामने अगर काउज है, गोट्स है, ठीक है, ठीक है, ये इन लोगों को ना बहुत पसंद है, इतना हरा हरा ग्रीन एकदम, है ना, ग्रीन लीव्स दे लाइक वेरी मच। सो वो आपके घर का गार्डन का एनिमी बन जाएगा। और वो जैसे ही आपके घर में एनिमी बन जाएगा तो मुश्किल ये हो जाता है कि आपका ये गार्डन जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो बेसिकली गार्डन इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गार्डन इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में पानी फिर जाएगा, है ना। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आपको गार्डन को प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, फेंसिंग करना होगा। हेलो, आपको अपने घर के गार्डन के चारों तरफ क्या करना होगा, फेंसिंग करना होगा। तो जैसे ही आप इसको फेंसिंग कर दोगे, तो फेंसिंग करने के बाद इसके अंदर गाय भैंस, काउस, गोट्स, है ना, शीप्स, जो भी आपके गार्डन को प्रॉब्लम में डालने के लिए आता है या फिर उसको नष्ट करने के लिए आता है, वो नष्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली हेजिंग इज जस्ट लाइक अ फेंसिंग। ओके, हेजिंग का मतलब होता है कि फेंसिंग कर दो अपने इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब ऐसा कब होता है, जब सिचुएशन बेकार होता है। तो अब इस मैटर को गार्डन से वापस आते हैं सर। ये बात मैंने लास्ट वीक भी कहा था, मैं फिर से एक बार कहा। अब इसको मैटर को सर स्टॉक मार्केट के साथ समझते हैं। स्टॉक मार्केट में हेजिंग क्यों किया जाता है, हेज बट वाई। तो इसका ना दो रिस्क है स्टॉक मार्केट में ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन स्टॉक मार्केट। सर एक रिस्क को कहा जाता है अनसिस्टेमेटिक रिस्क, और एक रिस्क को कहा जाता है सिस्टेमेटिक रिस्क। ओके रोशनी, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब एक एक बात है है दादा। कि सर सिस्टेमेटिक क्या है और अनसिस्टेमेटिक क्या है, इसके बारे में डिस्कशन जरूरी है, जिसमें मैंने लास्ट वीक अनसिस्टेमेटिक रिस्क के बारे में काफी अच्छे से डिटेल्स में डिस्कशन किया था, ठीक है। Unsystematic risk as well as systematic risk. Now, what is unsystematic risk and what is systematic risk? इसका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है सर। तो एक काम करते हैं, मैं जो लास्ट वीक समझाया था, एक बार मैं उस बात को आपको याद दिलाता हूँ कि एक कंपनी का सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो सकता है। देखो सर, एक कंपनी का स्टॉक वेरियस रीजंस में डिक्लाइन कर सकता है ना। जैसे आपका गार्डन बहुत सुंदर बन गया था, लेकिन वेरियस रीजन से उसमें अटैक हो सकता है, कभी काउ से, कभी गोट से, कभी डॉग से। डॉग भी आते हैं ना, उन लोगों का भी अपना, वो लोग भी चालू कर सकता है। हाँ, वो पत्ता नहीं खाएगा बट एकदम धूम मचा के रखेगा, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, में भी यूरिन वगैरह करके चला जाएगा। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली इसी एंगल से अगर सोचा जाए तो एक स्टॉक में क्या सिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है, और क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो सर अगर मैं आपको पहले अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बताऊं, अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है ना सर, वो बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक होता है। क्या होता है सर, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क में बहुत सारा चीज आ सकता है। कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन कर जाना, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाना, कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट लेवल में बढ़ जाना, हाई लेवल ऑफ लेवरेज हो जाना, मैनेजमेंट का मिसकंडक्ट हो जाना, है ना। ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम आता है सर। और इस प्रॉब्लम के कारण, ड्यू टू दिस रीजन, स्टॉक में डाउनफॉल आता है, ठीक है। अगर आप मार्केट से कोई स्टॉक परचेस करते हो, से फॉर एग्जांपल आपने हावेल्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया था, या फिर से फॉर एग्जांपल आपने आईटीसी में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, ठीक है। ये आईटीसी 292 में चल रहा है सर, आईटीसी काफी अच्छा चल रहा है। और ऐसे कहा भी जा, तो कुछ एजम्पशंस भी हैं, एनालिसिस भी है कि आईटीसी में भी 350 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है, जो आईटीसी का बेस्ट पोजीशन माना जाता है। 350 के पार आ सकता है आईटीसी में भी, हिट कर जाए, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स को लेके काफी डिस्कशंस हुआ था पहले भी। नाउ पॉइंट इज दैट, ठीक है, अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है, मार्केट भी हाई है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, आज तो मार्केट लाइव नहीं है, हम लोग बाकी दिन तो लाइव मार्केट में ही पढ़ते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक हो, जैसे मैं यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक में ही बात करता हूँ। जैसे मैं आईटीसी लिया था, मैं आपको आईटीसी से ही बताता हूँ कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक हो या फिर निफ्टी 50 हो, ठीक है, वॉट एवर। सर ये निफ्टी अभी आईटीसी अच्छा ग्रो कर रहा है, हाँ रोशनी दिखाई दे रहा है ना, आईटीसी का ग्रोथ है दादा। कम नहीं हो रहा है सर। फ्रॉम 200 टू 292, 200 से 300 में गया, और काफी स्टेबल वे में गया। और निफ्टी 50 वाला कंपनी ऐसा, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी में ग्रोथ ऐसा होना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ठीक है।
बहुत ही खुशी का बात है सर, वो स्टेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता ऐसा स्टॉक। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग सर। ठीक है, लेकिन बात ये है सर, जब मार्केट किसी कारण से खराब जाता है और आपका स्टॉक में मानो इन्वेस्टमेंट है और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर मानो मार्केट में डाउनफॉल आता है तो आपका स्टॉक भी डाउनफॉल करेगा, नो डाउट, बिकॉज वो एक सिस्टमेटिक रिस्क के कारण होता है। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क के कारण भी हो सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट ऐसे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम या अनसिस्टमेटिक प्रॉब्लम, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक में क्या क्या कारण हो सकते हैं? अनसिस्टमेटिक में मेनली मैनेजमेंट प्रॉब्लम है सर, ठीक है, इट्स अ मैनेजमेंट इशू, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जो मैंने लास्ट वीक समझाया था। In fact, there could be many other similar reasons and this list go on. However, if you notice, there is one thing common to all these risks. They are all company specific risk. ये जो भी मैंने ऊपर में बताया ना, ये सब company specific risk है। For example, imagine you have an investable capital of 1 lakh, आपके पास 1 लाख है and आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं किसी HCL में इन्वेस्ट करूंगा या ITC में इन्वेस्ट करूंगा या फिर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर HCL के मैनेजमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग का प्रॉफिट ड्रॉप करेगा, तो उसका इफेक्ट स्टॉक प्राइस में आएगा, ठीक है। इफ द मैनेजमेंट इज गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट, अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई लीगल मैटर में कुछ गलती हुआ है एज पर कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, तो फिर उसका पर्टिकुलर स्टॉक का भी डिक्लाइन करेगा। ये मैं बात लास्ट वीक कहा था, ये सब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। तो दिस काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो सर अब सवाल ये उठता है, जब इंडिविजुअल कंपनी में अनसिस्टमेटिक रिस्क आता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैसे हेज किया जा सकता है? सर इसमें हेजिंग से भी बड़ा, इट्स नॉट एग्जैक्टली हेज, बट यू कैन से इट्स अ, इसको ना ऐसे टैकल किया जाता है कि आप अपना पूरा पैसा किसी एक कंपनी में मत लगाओ। जैसे आपके पास कितना फंड था, हम लोगों ने क्या माना, यू हैव 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो इफ यू हैव 1 लाख फंड, अगर आपके पास 1 लाख का फंड है, तो आप अपने फंड को किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर उसका कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा, जैसे अगर HCL में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका पूरा फंड इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप अपने पैसा को 1 2 3 4 मैक्सिमम 20 21 स्टॉक में स्प्रेड कर दो, ठीक है, जितना आपका पैसा है। अगर 1 लाख है आपके पास, तो आप 50,000 HCL में लगा देते, 50,000 ITC में लगा देते, ठीक है, 50,000 टेक महिंद्रा में होता तो 50,000 टाटा मोटर्स पे लगा देते, समथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब यही था सर लास्ट क्लास में कि इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। क्या करना सर? इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफाइबल रिस्क मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क को अगर आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, तो आप अपना रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो सर इसमें मार्केट में ये चीज ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आपका ये रिस्कोमीटर है, ठीक है, ये एक रिस्कोमीटर है और एज पर रिस्कोमीटर हाईएस्ट रिस्क 7 माना गया है, ठीक है। तो व्हेन यू हैव वन स्टॉक ओनली, इसके ऊपर अनसिस्टमेटिक रिस्क का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी, चाहे वो HCL हो, चाहे वो ITC हो, ठीक है, जैसे ITC के ऊपर क्या रिस्क आ सकता है? बहुत सारा रिस्क आता है सर। जैसे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, फ्यू मंथ्स बैक, जब ITC का शेयर फ्यू मंथ्स बैक जब ITC का शेयर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया था, तब उसका मेन रीजन क्या था जानते हो सर? उसके पीछे मेन रीजन था सिगरेट बिजनेस में नेगेटिव सिचुएशंस। सिगरेट उसका मतलब जो टोबैको का जो मेनली है सर सिगरेट का, वो ITC का मेन कैश काउ था, ठीक है। तो अगर सिगरेट बिजनेस में गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस इतना ज्यादा हाई हो गया था, ये देखो सर, मार्केट एनालिसिस कह रहा है कि यू कैन बाई 85% फोकस्ड बता रहा है कि आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट इज दैट कि इसका बड़ा बड़ा जो ब्रांड है सर, ठीक है, इसका सिगरेट ब्रांड जो है ये इसका मेनली है। इसके अलावा इसका होटल बिजनेस भी है, इसका लाइफस्टाइल बिजनेस भी है, इसका कुछ आपका आटा, कुछ बिस्किट्स, कुछ आपका नूडल्स, कुछ साबुन शॉप, ठीक है, कुछ वेफर्स, ठीक है, चॉकलेट्स, धूप धूप बत्ती एंड कॉपी किताब क्लासमेट, दीज आर फेमस ब्रांड ऑफ ITC। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन इसका सबसे बड़ा पैसा जो आता है वो सिगरेट से आता है। इंडिया किंग, क्लासिक, गोल्ड फ्लेग, नेवी कार्ड, ठीक है। तो इसमें जब प्रॉब्लम आया था ना, तो ITC भी लड़खड़ा गया था, ठीक है, कि जहां से उसका मैक्सिमम पैसा आता है, अगर वही लड़खड़ा जाए तो स्टॉक का हालत भी देखो, 150 के नीचे चला गया था। दिखाई दे रहा है ना रोशनी? है दादा। है ना। तो ऊपर से ये कोरोना पीरियड भी था, और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। लेकिन कोरोना पीरियड के बाद धीरे 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 ITC अपना
फिर से पुराना जगह ले रहा है सर। देखो लास्ट 18 के आसपास इसका शेयर का प्राइस 328 के आसपास था, और रिसेंटली आईटीसी कुछ न्यू बिजनेस वेंचर्स में भी आ रहा है। इट्स ओके, मैं आईटीसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता अभी, बिकॉज इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। मैं कोई फंडामेंटल्स नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि आजकल रिसेंटली को मार्केट में चर्चा चल रहा है आईटीसी का फिर से, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर ली। ठीक है सर, चलो। मुझे मुझे कोई फंडामेंटल्स में भी रुचि नहीं है, बिकॉज हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है हेजिंग को समझना है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। लेकिन क्या है, किंतु परंतु बात क्या है सर, अगर आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा लगाओगे, आपका रिस्क लेवल हाईएस्ट लेवल में रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ आपका मार्केट में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। लेकिन सर अगर मानो कि आप 5 स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप 5 स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करते हो, तो आपका रिस्क लेवल कम हो जाता है सर। आपका रिस्क लेवल कम होके 5 हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट को 10 स्टॉक में करते हो, तो भी आपका रिस्क लेवल कम होके 3 साढ़े 3 के आसपास आ सकता है। ठीक है, 15 स्टॉक में करोगे तो आपका रिस्क लेवल और थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, 20 स्टॉक में करोगे तो आपका रिस्क लेवल 2 के आसपास आ जाएगा। लेकिन उसके बाद 20 स्टॉक, 20-21 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप कितना भी और स्टॉक इन्वेस्ट, मतलब पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक अमाउंट बढ़ जाए, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाए पोर्टफोलियो में, बट ज्यादा अंतर नहीं पड़ता सर। ठीक है, 20-21 स्टॉक इनफ होता है मार्केट में। मेरा मानना है सर, एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, जो लोग फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके हिसाब से अच्छा होता है कि आप 3-4 स्टॉक लेके काम करो, 3-4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और ग्रोथ करो। जो लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं या ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन ठीक है, काफी डाइवर्सिफिकेशन, जैसे म्यूचुअल फंड्स की तरह भी सोचोगे तो उन लोगों का तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है ना सर। तो 20 स्टॉक मैक्सिमम, इससे ज्यादा जरूरी नहीं होता सर। ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट इज, आई थिंक पॉइंट इज एनफ सर, अंडरस्टैंड कि अनसिस्टेमेटिक रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने लास्ट वीक बताया था, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, कि अगर आप अनसिस्टेमेटिक रिस्क के ऊपर आ जा रहे हो सर, कि एक स्टॉक में इन्वेस्ट है और वो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट इश्यूज वगैरह आ गया और आपका पैसा इधर उधर हो सकता है, तो आप पैसा को बांट दो। मतलब आपके पास 1 लाख है, तो आप अपने 1 लाख को नंबर ऑफ कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक ही कंपनी में मत दो। अगर 50,000 एक सेल में देना था तो 50,000 एक सेल, मतलब 1 लाख देना था तो एक सेल में 50,000 दो। अगर बाई चांस एक सेल गिरेगा तो कम से कम बाकी दूसरा स्टॉक जो वो नहीं गिरेगा, या फिर वो बढ़ जाएगा। कोई एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बुल होगा तो दूसरा बियर होगा, तो अल्टीमेटली आपका लॉस कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा, कंट्रोल तो छोड़ो, लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अनसिस्टेमेटिक रिस्क को कवर करने का कॉन्सेप्ट को डाइवर्सिफाइबल रिस्क के थ्रू से कवर किया जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर सर। रोशनी, बोल सर, बोलो सर, क्लियर ना? है दादा। ओके, अब देयर इज अनदर पॉइंट, सिस्टेमेटिक रिस्क। अब आपके मन में चल रहा है सिस्टेमेटिक रिस्क क्या है? तो सिस्टेमेटिक रिस्क ना बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है। मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या आता है? जैसे मानो कि पूरा भारत का जीडीपी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गया, डिग्रोथ इन जीडीपी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग, इन्फ्लेशन इशू, जैसे रिसेंटली भारत में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है सर। ठीक है, 5.5 के आसपास चल रहा था इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन 5.5 से 7.5 की तरफ बढ़ा है सर। ठीक है, तो थोड़ा चिंता का विषय है, और इसी चिंता में आरबीआई ने भी रेपो रेट को इंक्रीज किया, बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है ना सर। तो रिसेंटली ऐसा हुआ है। तो इन्फ्लेशन इश्यूज, फिजिकल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रॉब्लम है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा कम करता है, सॉरी गलत बोल दिया, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, तो गवर्नमेंट डेफिसिट में चलेगा, जैसे भारत का इकोनॉमी डेफिसिट में चलता है सर। ठीक है, जियो पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का क्या रिलेशनशिप कैसा है, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट मैटर्स सर। तो जब ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सामने आ जाता है, ये सिस्टमेटिक रिस्क के साथ आता है। ऑफ कोर्स द लिस्ट कैन गो ऑन, बट आई सपोज if you got a fair idea of what constitutes systematic risk affects all stocks। systematic risk में ना सिर्फ एक स्टॉक नहीं सर, कोई एक HCL या फिर एक ITC का मैटर नहीं है। और जब भी बात सिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर जब भी मैटर आएगा ना सर, पूरा मार्केट इफेक्ट करता है। निफ्टी 50 में पूरा जो निफ्टी 50 तो कोई एक स्टॉक नहीं है ना सर, हेलो, तो 50 लार्ज कैप कंपनीज इन इंडिया है ना, तो ऐसे 50
लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। तो जब सिस्टमेटिक रिस्क होता है, जब पॉलिटिकल रिस्क होता है, जियोपॉलिटिकल मैटर आ सकता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है, हाई लेवल में, तो उसका इफेक्ट पड़ता है सर। जैसे रिसेंटली 2022 में फरवरी के आसपास के टाइम पे जो मार्केट नीचे गिरा था, ड्यू टू 18,000 के पास चला गया था सर मार्केट, ऑलमोस्ट 18,000 क्रॉस कर गया था, लेकिन फिर भी मार्केट गिर के 16-15,000 के आसपास आके रुका था, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वार। अच्छा, रिसेंटली एक रिसेंट ट्रेंड में भी एक डाउनफॉल हुआ था, 16-17 हजार में चल रहा था मार्केट। ये जो रिसेंटली जो डाउन से जो फिर से उठा, दिखाई दे रहा है ना सर? हेलो, ये जो मार्केट 15,200 में चला गया था, है ना? अब ये क्यों हुआ था? इसमें बेसिकली वर्ल्ड वाइड रिसेशन का प्रॉब्लम था। वर्ल्ड वाइड रिसेशन मतलब दुनिया भर में एक मंदी सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, एक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, स्पेशली यूएस इकोनॉमी हाईली इन्फ्लेटेड हो गया सर। यूएस का इन्फ्लेशन रेट जानते हो क्या हुआ है? भयंकर इन्फ्लेशन हुआ है सर। आपको इन्फ्लेशन रेट दिखाता हूँ कि करेंटली क्या सिचुएशन है मोटा मोटी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से। इन्फ्लेशन रेट में क्या सिचुएशन है इंडिया का, तो मैं आपको बोला कि रिसेंटली इंडिया का ये आईएमएफ का है और वर्ल्ड बैंक का है सर डेटा। उसके हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव इन्फ्लेशन का भी अच्छा बात नहीं है सर, बट ठीक है, मैं अभी नेगेटिव को छोड़ता हूँ। मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। बट लुक एट द सिचुएशन यूएस 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 यूनाइटेड स्टेट्स, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस कंट्री है करेंटली, कहाँ है यूएस? सर भारत का 2021 का एस्टिमेटेड दिख रहा है, रिसेंटली चेंजेस हुआ है सर, 5.55 से अभी थोड़ा और बढ़ गया है। लेकिन क्या आपको यूएस नजर आया सर? यूएस का मोस्ट प्रोबेबली इससे भी ज़्यादा है, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ लग रहा है। मैं दिखाता हूँ यूएस से। कुछ दिखा रहा है क्या? रिसेंटली लास्ट कुछ ईयर में इन यूएस का इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। एट 8.6%, यस, दिख रहा है सर? रोशनी दिखाई दे रहा है ना? दादा ठीक है, 8.6% इन्फ्लेशन है, मतलब मोर देन इंडिया। बाप रे बाप। मतलब यूएस जैसे डेवलप इकोनॉमी में अगर ऐसे इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब सोचो कि मतलब बेसिकली दीज आर, और बेसिकली इसका मेन रीजन है सर कोरोना, ठीक है। एक कोरोना का प्रॉब्लम, ऊपर से रशिया यूक्रेन वार, ठीक है, नाटो के साथ रशिया का प्रॉब्लम, सब कुछ मिला जुला के ये प्रॉब्लम जो दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम इस तरह से अराइज होता है सर। ठीक है, अब बात को समझो, हेजिंग में बात करते हैं, नहीं तो क्या है ना, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इतना बड़ा जगह है कि बात करना चालू करो तो खत्म नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जब सिस्टमेटिक रिस्क आता है ना सर, जो इकोनॉमी में एक नॉर्मल मैटर है, एक टाइम बाद ना ये आता रहता है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि मैं सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं रहूंगा या सिस्टमेटिक को नहीं समझूंगा, तो फिर सर मार्केट में आपका कोई जगह नहीं है। अतः मार्केट में टिकने के लिए मार्केट को समझना पड़ेगा। दुनिया, आपका लोकल मार्केट से लेके नेशनल मार्केट से लेके इंटरनेशनल मार्केट, यू हैव टू नो एवरीथिंग। एटलीस्ट आपको उसके साथ समझदारी लेना होगा। सो
assuming you have a well diversified 20 stock portfolio, a degrowth in GDP, it certainly affect all 20 stock. अगर GDP ग्रोथ में डीग्रोथ आ जाए, डी मतलब ना, ठीक है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक रिस्क इनहेरेंट इन द सिस्टम एंड इट कैन नॉट रियली बी डाइवर्सिफाइड. इसमें डाइवर्सिफिकेशन एज सच काम नहीं करेगा. हाउएवर सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी हेज्ड. यही पॉइंट है सर, सिस्टमेटिक रिस्क को आप हेज कर सकते हो. वहां पर आपने डाइवर्सिफाई करके कंट्रोल किया था, बट यहाँ पर आपको हेज करना पड़ेगा. और इसी में फ्यूचर मार्केट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर. फ्यूचर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेजिंग, डू बियर इन माइंड दैट इट इज नॉट द सेम एज डाइवर्सिफिकेशन. हेजिंग का मतलब डाइवर्सिफिकेशन है. रिमेंबर, वी डाइवर्सिफाई टू मिनिमाइज अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड वी हेज टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक रिस्क. याद रखिएगा, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, और हम लोग हेज करते हैं इकोनॉमी या मार्केट का सिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल करने के लिए. तो सिस्टमेटिक रिस्क के साथ हेज कनेक्टेड होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क के साथ हेजिंग वर्ड इट्स नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड. ठीक है. नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं सर, हेजिंग सिंगल स्टॉक पोजीशन. कोई भी एक सिंगल स्टॉक, चाहे वो कोई भी स्टॉक आप ले लो मार्केट से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टॉक को चूज कर सकते हो. से फॉर एग्जांपल आप आईटीसी ले लो, आप टीसीएस ले लो, जो भी आप रिलायंस ले लो, पर नो प्रॉब्लम सर. बट हमें यहाँ पर बेसिकली हेज करना है. ठीक है, हमें ये हेज करना है. अब क्या है, जब मार्केट किसी कारण से हमें पता चलता है सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आ गया, तो अगर मार्केट में सिस्टमेटिक रिस्क है और हमें ये नॉलेज आ जाता है, तो इस मोमेंट में हम किस तरह से एक पर्टिकुलर स्टॉक से फॉर एग्जांपल टीसीएस, से फॉर एग्जांपल आईटीसी, से फॉर एग्जांपल बायोकॉन, से फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया, से फॉर एग्जांपल टाइटन, हैवेल्स, पिडिलाइट, पेज इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, आइचर मोटर, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, अदानी ग्रीन, किसी भी स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है. और ये सब एक सिंगल स्टॉक में आप कैसे हेज लोगे. ठीक है सर, सिंगल स्टॉक के साथ साथ क्या पोर्टफोलियो हेज भी होता है? ये सर, पोर्टफोलियो हेज भी होता है. मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट इंडस्ट्री से हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री मतलब डिफरेंट सेक्टर से हैं, तो डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी अगर आपका रहेगा तो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है ना सर. अब पोर्टफोलियो में भी आप कैसे हेज कर सकते हो, दैट इज अ बिग थिंग ऑल्सो. लेकिन सर पोर्टफोलियो हेजिंग से पहले तो आप सिंगल स्टॉक में हेज करना सीखोगे कि नहीं? हाँ रोशनी बोल, समझ में आ रहा है ना बात? है. Okay, sir. So we will first talk about hedging a single stock future, as it is relatively simple and straightforward to implement. We will also understand its limitations and then proceed to understand how to hedge a portfolio stock. Imagine you have bought 250 shares of Infosys. चलो हम लोग TCS भी नहीं, ITC भी नहीं, Infosys पे बात कर रहे हैं. तो ये थोड़ा पुराना डेटा है Infosys का. इन्फोसिस का 250 शेयर्स आप लेना चाहते हो और ऑन दैट टाइम दाम चल रहा था 2284. अब देखो कैसे हेज हुआ है इन्फोसिस. ठीक है, ध्यान से देखो. तो सर अगर 250 शेयर खरीदोगे, इफ यू बाय 250 शेयर्स, आपने बाय किया था आपने इन्फोसिस का 2284 में पर शेयर में, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा? मल्टीप्लाई करके निकाल जाएगा ना सर, 250 इंटू 2284. हेलो, कितना होता है? 5,71,000 होता है कि नहीं होता है रोशनी? है दादा. यस सर. तो क्लियरली कैलकुलेटर ले लो सर, बिकॉज हेजिंग में बहुत काम आता है. क्लियरली यू आर लॉन्ग. तो बेसिकली आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि मैं 2284 में बाई करूंगा और मे बी 2400 में सेल करूंगा या फिर 2350 में सेल करूंगा, है ना. लॉन्ग पोजिशन, यू आर लॉन्ग ऑन इन्फोसिस इन द स्पॉट मार्केट. तो बेसिकली आपने स्पॉट मार्केट में इन्फोसिस में लॉन्ग पोजिशन ले लिया. आफ्टर यू इनिशिएटेड दिस पोजिशन यू रियलाइज, आप जैसे ही आपने ये पोजीशन ले लिया, ठीक है, आपने बाई कर दिया, सेल के बारे में जब आपका 2350 हिट करेगा या 2400 हिट करेगा, तब आप सेल करोगे और प्रॉफिट करेंगे जितना होता है आपका. लेकिन किंतु परंतु जरूरी है क्या कि आप जैसे सोचते हो मार्केट हमेशा आपके तरह ही बिहेव करे? ऐसा ऑलवेज ऑलवेज मे बी ट्रू ना भी हो सकता है ना. ऑलवेज आप अपना टारगेट अचीव करो, ऐसा संभव नहीं हो, है ना. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते. लेकिन सर क्या टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या लॉस में आ जाएंगे? है ना, ऐसा तो नहीं. तो लॉस में नहीं आना है सर. तो लॉस से कैसे बचना है?
आप लॉस से कैसे बच सकते हो, इट्स अ बिग थिंग सर, है ना, इट्स अ बिग मैटर कि लॉस से कैसे बचा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको समझना होगा। से फॉर एग्जांपल ये इन्फोसिस का मैं थोड़ा सा टेक्निकल ओपन करता हूँ। कितने घंटे का देखना चाहते हो? ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्कैनर में जाके, ठीक है, अलग अलग पैटर्न फॉर्म होता है, अलग अलग चार्ट बनता है, तो आप ये सब चेक कर सकते हो। अच्छा मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आके, इतना डिटेल्स में जाना अभी ज़रूरी नहीं है। बुलिश हरामी पैटर्न है ये, दिखाई दे रहा है ना साहब? हेलो, है दादा। अवंती फीड्स, यहाँ पर इतना जरूरी नहीं छोड़ा, मैं सिंपल आपको कैंडल्स में ही बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस में, से फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस में लॉन्ग सोच रहे हो। अब आपने सोचा लॉन्ग, बट इन्फोसिस आपके हिसाब से काम नहीं किया, ऑपोजिट डायरेक्शंस में कई बार आया है मार्केट में ये, ठीक है, ये इन्फोसिस है, कई बार मार्केट में आपके हिसाब के ऑपोजिट में चला। तो सर जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो भी रीजन क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या प्रॉब्लम है आपको मैंने बताया कि अगर अनसिस्टमेटिक रिस्क है तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर दो। बट इफ देयर इज अ सिस्टमेटिक रिस्क के कारण आपका स्टॉक में डिग्रेडेशन आ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, सो आपके पास ऑप्शंस है कि आप हेज करो। लेकिन आप आपके मन में सवाल है सर हेज कैसे करें? तो जैसे ही आपने इन्फोसिस बाई कर लिया, you realize the quarterly results are expected soon, you are worried Infosys may announce a not so favorable set of numbers, as a result of which the stock price may decline considerably. To avoid making a loss in the spot market, you decide to hedge the position. अब स्पॉट मार्केट में आपको लॉस ना हो इसलिए आपने हेजिंग करना चालू कर दिया। In order to hedge the positions in spot, we simply have to enter a counter positions. मतलब स्पॉट मार्केट में आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट, मतलब ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन अब फ्यूचर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग करना चालू करो। स्पॉट मार्केट में आपने लॉन्ग किया था, फ्यूचर मार्केट में आप शॉर्ट करोगे, ठीक है, तो क्या करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि मार्केट किसी कारण से गिरने वाला है और इन्फोसिस को लॉस होने वाला है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यूएस मार्केट के कारण, बिकॉज ये सब इन्फोसिस वगैरह टीसीएस वगैरह क्या है, आईटी सेक्टर्स कंपनी है, अगर यूएस में किसी कारण से डिक्लाइन चलता है तो उसका इफेक्ट इन पर आता है। और उसी कारण क्या हुआ कि आपको ऐसा फीलिंग आया कि इन्फोसिस 2285 में चल रहा था और ये नीचे गिरेगा, तो 2285 में अगर आप सेल करते हो तो शॉर्ट करना मतलब क्या, सेल फर्स्ट, है ना, लॉट साइज उतना ही होना चाहिए सर जितने का आपका खरीदा हुआ था। 250 स्टॉक का आपका परचेस था तो 250 का लॉट साइज आपको करना है, ठीक है, तो 250 का लॉट साइज, और शॉर्ट में आपको, फ्यूचर में आपको शॉर्ट करना है, तो 2285 में अगर आप सेल कर देते हो और लॉट साइज 250 का, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का हो जाएगा, 5,71,250, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने पहले भी 5,71,000 का खर्चा किया और यहाँ पर भी आपने 5,71,000 का फिर से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे लगाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होता है उतना मार्जिन नहीं लगता, मतलब उतना पैसा नहीं लगता फ्यूचर में, है ना रोशनी, ये तो आप लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जितना होता है मार्जिन उतना नहीं चाहिए होता है, यस और नो, है। है ना। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप टीसीएस के फ्यूचर में लेना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल टीसीएस सितंबर फ्यूचर को अगर बाई करोगे तो आपको कम से कम 150 क्वांटिटी लेना होगा, ठीक है, तो 150 क्वांटिटी शेयर के प्राइस के साथ इंटू करो, 150 क्वांटिटी 23287 के साथ इंटू करो, जितना होता है देखो आप, लेकिन आपका मार्जिन लगेगा सिर्फ 88,000 करेंट, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि फ्यूचर वगैरह में क्या होता है, आप जितनी का कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है आपका उतना पैसा नहीं लगता है, आपको बस मार्जिन वैल्यू जो मोटा मोटी 10-12% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का होता है, जो सब मैं आपको बेसिक्स में पढ़ा के आया,
ये सब बातें मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ दी इक्विटी एंड फ्यूचर्स में, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव के जो स्टार्टिंग लेक्चर्स है वहीं पर आप लोगों को बता के आया सर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, स्पॉट में आपका ऑलरेडी 5,71,000 इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पर आपने, जब आपको पता चल गया, जब आप मार्केट का कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड हो गए, आपको पता चल गया कि मार्केट गिरने वाला है, तो आपने यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिया। और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इतने का हो। नाउ ऑन वन हैंड यू आर लॉन्ग ऑन इन्फोसिस इन स्पॉट मार्केट, सिंपल है। आप एक तरफ स्पॉट मार्केट में इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करके रखो, और दूसरा हाथ में जब आपको पता चल गया कि इन्फोसिस गिरने वाला है, although at different prices, however the variation in price is not of concern, as directionally we are neutral, you will shortly understand what this means। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, कि डायरेक्शन थोड़ा अलग है, प्राइस थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका दो डायरेक्शंस में इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी ट्रेड, एक तरफ आपने फ्यूचर ट्रेड लिया शॉर्ट करके, और दूसरी तरफ आपका ऑलरेडी लॉन्ग था स्पॉट मार्केट में। अब इसमें एक आर्बिट्री प्राइस है, ठीक है। After initiating this trade, let us arbitrarily imagine different price points for Infosys and see what will be the overall impact on the positions। सर क्या हो सकता है, देखो सर, आपने स्पॉट मार्केट में लॉन्ग था और फ्यूचर मार्केट में आप शॉर्ट हो। अब अगर आपका प्राइस 2284 से 2200 में, मतलब 2200 में आ जाता है, ध्यान से सुनना सर बात, आपने बाई किया था 2284 में, लेकिन अगर मार्केट गिरने वाला है तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर 2200 में आ जाएगा तो 84 का लॉस। रोशनी प्लीज टेल मी, 2284 में मार्केट में आपका स्पॉट मार्केट चल रहा था, अगर ये 2200 में आ जाएगा तो 84 का लॉस, यस और नो? है। सर अगर 2290 में आएगा 2290 में, तो आपका 2284 में बाई था, अगर 2290 में आ जाएगा तो 6 रुपीज का प्रॉफिट है। और अगर आप 2284 में बाई था आपका और 2500 में मार्केट चला जाता है तो 216 का प्रॉफिट। है। ठीक है, तो ये सब स्पॉट मार्केट में हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा प्राइस लेवल में चेंजेस होता है, आपको इस तरह का प्रॉफिट या लॉस देखने को मिल सकता है। बट आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन भी है ना, कि सर मैंने तो शॉर्ट भी किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि मार्केट गिर सकता है। तो सर जब आपको लगा कि मार्केट गिर सकता है, हेजिंग तभी करना चाहिए जब आपको सिस्टमेटिक रिस्क हो या इस तरह का कोई भी रिस्क के बारे में आपको पता चले। अनसिस्टमेटिक रिस्क में भी आप कर सकते हो इंडिविजुअल स्टॉक में, ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क में हेजिंग ज्यादा काम आता है जब सारा का सारा स्टॉक गिरता है। तो 2285 में क्या करोगे सर? 2285 में आप शॉर्ट करोगे, मतलब शॉर्ट मतलब सेल फास्ट ना। तो आप 2285 में सेल कर दिया तो 2200 में क्या करोगे? बाई करेंगे ना। हेलो, जब मार्केट गिर के 2200 में आ जाएगा, बिकॉज आपका आर्बिट्री प्राइस 2200 है सब, फर्स्ट कंडीशन, ये तीन अलग अलग कंडीशन है। शॉर्ट सेल में सेल फर्स्ट, तो जैसे मार्केट 2200 में आएगा आप बाई करोगे तो पोजीशन क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 85 का प्रॉफिट। लेकिन सेकंड पॉइंट में देखो, जब मार्केट 2285 से 2290 में आ गया, तब आपका 5% का लॉस हो गया, बिकॉज मार्केट ऊपर जाने के बजाय, मतलब सर नीचे आने के बजाय ऊपर चला गया, 2285 से 2290 में चला गया, और 2285 से आपका सेल था, तो बाई अगर 2500 में आता है, मतलब नीचे और गिर जाता है, आपका कितने का लॉस हो जाता है सर? 2285 से 2500, मतलब मार्केट फिर से बढ़ जाता है 2285 और 2500, 2500 ज्यादा है, तो मार्केट शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आपने शॉर्ट किया, आपका कॉन्सेप्ट शॉर्ट में है, लेकिन मार्केट बुल हो गया, ठीक है, आपने बियर बियर मार्केट में ट्रेड लिया था, बट मार्केट बुल हो गया, तो आप यहाँ पर 215 का लॉस खा गए। रोशनी प्लीज टेल मी, सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो कि सिचुएशंस में क्या हुआ, कुछ समझ में आया? मतलब स्पॉट मार्केट में है। एक एक तरह का काम चला, शॉर्ट मार्केट में एक तरह का हुआ, दोनों सेम कॉन्सेप्ट में। आपका आर्बिट्री प्राइस जो है, मतलब जो चेंजिंग प्राइस है, वो चेंजिंग प्राइस उसी उसी तरह का रखा गया, बस यहाँ पर इफेक्ट देखा गया कि यहाँ पर आपने 84 का लॉस, यहाँ पर 85 का प्रॉफिट, यहाँ पर आपका 6 रुपीज का प्रॉफिट, यहाँ पर 5 रुपीज का लॉस, यहाँ पर 216 का प्रॉफिट, यहाँ पर 215 का लॉस। तो कुल मिला के अगर आपका नेट पीएल का हालत देखा जाए तो 84
-84 + 85 1 rupee profit, +6 - 5 1 rupee profit, 216 215 1 rupee profit। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने मार्केट में लॉस नहीं खाया, आपका पैसा जो है वो बच गया। मतलब क्या किया आपने, फ्यूचर मार्केट में मार्जिन लगा के, फ्यूचर मार्केट में मार्जिन लगा के आपका स्पॉट मार्केट का जो लॉस था उसको आपने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। आपका जो 5,71,000 का स्पॉट मार्केट में इन्वेस्टमेंट था सर, 5,71,000 आपने यहाँ पर भी, 5,71,000 का कॉन्ट्रैक्ट आपने यहाँ पर भी कर दिया। तो सर 5,71,000 का कॉन्ट्रैक्ट तो था, बट क्या आपने 5,71,000 दिया? नहीं सर, आपने मे बी 10 to 14% का मार्जिन जमा किया, और मार्जिन जमा करके आपने फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया। और जैसे आपने फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, जहां जैसे ही इसका इफेक्ट, अगर बाई चांस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया, आपका 2285 में खरीदा हुआ स्टॉक अगर जैसे ही नीचे गिरना चालू करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट हो सकता था, आपने सोचा था बट प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्केट गिर गया। लेकिन सर एक चीज हुआ ना, आपका ये जो 5,71,000 का इन्वेस्टमेंट था जो पूरा का पूरा डूबने वाला था, आपने हेजिंग कर लिया ना, हेज करके अपना प्रॉफिट जो एकदम नेगेटिव होने वाला था उसको आपने न्यूट्रल कर दिया। ये कब करना चाहिए नॉर्मली? जब मार्केट में आपको सिस्टमेटिक रिस्क पता चले, ठीक है, कि मार्केट में सच में सभी कंपनीज का शेयर गिर सकता है, बिकॉज देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। कई बार कंपनी के बारे में भी अगर आप श्योर शॉट हो कि कंपनी का मैनेजमेंट फेलियर हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, तब भी आप किसी इंडिविजुअल शेयर में इस तरह का हेजिंग कर सकते हो। बोलो सर, आप लोगों को हेजिंग समझ में आ रहा है सर? है ये ना सर। हेजिंग ये हेजिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हेजिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। इस मार्केट में आपके पास ऑलरेडी स्पॉट मार्केट में था, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया का स्पॉट मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट पहले से था, लेकिन आपको पता चल रहा है कि ब्रिटानिया का कुछ गड़बड़ होने वाला है, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आपका तो लॉस हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, ब्रिटानिया का फ्यूचर में आ जाओगे, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, जिस फ्यूचर में आपको जो भी दिख रहा है, से फॉर एग्जांपल अगस्त फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर दो, ठीक है, 200 क्वांटिटी, पहले मानो पहले की भी आपका 200 क्वांटिटी का शेयर बाई हुआ था, ठीक है, यहाँ पर भी आपने 200 क्वांटिटी का सेल कर दिया। 200 क्वांटिटी का सेल करके आपने बेसिकली पोजीशन में, हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन तो जमा करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप फ्यूचर मार्केट में जब भी आओगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10-15% के आसपास आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप मार्जिन मनी जमा करो, और मार्केट का डाउनफॉल में जो आपका लॉस स्पॉट मार्केट में होने वाला था उसको बचा लो, उसको बचा लो, ठीक है सर। मतलब देखो सर, मार्केट या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा, तो ये बढ़ना और गिरने के बीच में अगर आप एक बार हाँ थे, पॉजिटिव थे, दूसरा बार अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव में जा सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, तो क्यों ना हेज किया जाए। तो हेज बेसिकली तभी किया जाता है सर, जब मार्केट में आपको रिस्क का श्योर शॉट पता चले, अदरवाइज द पॉइंट टू नोट हियर इज, मतलब बेसिकली अपना लॉस को मैनेज किया जा सकता है अगर आपके पास नॉलेज हो तो, ठीक है। द पॉइंट इज नोट टू पॉइंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्राइस इज हेडेड, द पोजीशन विल नाइदर मेक मनी नॉर लूज मनी, ठीक है। मतलब हम लोग ना तो पैसा बनाएंगे ना ही पैसा गवाएंगे, ठीक है। वेदर इट इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज एज इफ द ओवरऑल पोजीशन इज फ्रोजन, ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा का पूरा पोजीशन को फ्रोज कर दिया गया। इनफैक्ट द पोजीशन बिकम्स इंडिफरेंट टू द मार्केट, which is why we say when position is hedged it stays neutral to the overall market. मार्केट अप एंड डाउन होता जाएगा लेकिन हमारा पोजीशन न्यूट्रल हो जाएगा। As I had mentioned earlier, hedging single stock positions is very straightforward with no complications. We can use the stocks futures contract to hedge the positions, but to use the stock futures positions one must have the same number of shares as that of the lot size. जितना शेयर उसका स्पॉट मार्केट में था उतना ही शेयर्स का पोजीशन यहाँ पर भी लेना है। If the vary, the PL will vary and position will no longer be perfectly hedged. अगर अलग हो जाएगा, मानो स्पॉट मार्केट में किसी का 200 शेयर्स है, ठीक है, स्पॉट में 200 शेयर्स का पोजीशन लिया हुआ है, और फ्यूचर में वो 150 शेयर में हेज कर रहा है, मतलब फ्यूचर ट्रेड ले रहा है, तो थोड़ी ना मैच करेगा सर। तो एक तो परफेक्ट हेज तो नहीं होगा ना। हाँ रोशनी बोल। स्पॉट में 200 शेयर ना है तो फ्यूचर में 150 शेयर करोगे तो नहीं होगा ना, ठीक है। ना तो
तो बेसिकली आपको जितने का आपका स्पॉट में था, अगर आपको लगता है मार्केट गिर के तुम्हारा लॉस हो सकता है, तो फ्यूचर में उतना स्टॉक का ही हेज करो जितना स्टॉक का तुम्हारा होल्डिंग है। छोटा छोटा अमाउंट में नॉर्मली ये सब नहीं होता है सर, जब बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है, मोटा मोटी आप इतना समझ के चलो कि मोर देन लाख लाख का अमाउंट होता है, तभी जाके आप ये सब चीजें जरूरी होता है, ठीक है। तो जब क्लाइंट का पैसा भी बचाना होता है ना, तब भी आप क्लाइंट को इस तरह से सजेस्ट करके हेज करके उनका लॉस को बचा सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते रोशनी, बोल। कर सकते हैं ना। अगर तुम्हें श्योर है। शॉट आ जाता है, जैसे कोरोना पीरियड में, कोरोना पीरियड में वही लोग अपना पैसा बचा लेगा जो लोग हेज कर लिया था, बिकॉज सबको पता चल रहा था मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। हेज कर लो ना, थोड़ा मार्जिन जमा करो, मार्केट में हेज कर लो, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी तो नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाओगे। प्रॉफिट तो होता ही नहीं ना, बिकॉज मार्केट तो गिर रहा है। तो गिरती मार्केट में क्या प्रॉफिट का सोच रहे हो सर। जब मार्केट गिरता है, जैसे ये सोचो ना, जैसे कोरोना पीरियड में देखो सर, टाटा कंसल्टेंसी का ऐसे बिजनेस बहुत ही अच्छा था, लेकिन कोरोना पीरियड में ये भी गिरा है सर। ये देखो, ये भी गिरा है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आप श्योर होते हो, तो फिर आप हेजिंग कर सकते हो ना। जितना शेयर में आपका इन्वेस्टमेंट था उतना शेयर में हेज कर लो और लॉस को बचा लो। इंटरेस्टिंग, ये सर नो। और मजा का बात है कि आपको पूरा पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता ना। मतलब 5,71,000 का वैल्यू था आपका, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, मतलब हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था, तो 5,71,000 पे क्या 5,71,000 फिर से लगेगा, नहीं सर, हार्डली 10%। मतलब 70,80,000 90,000, मे बी 1 लाख मैक्सिमम। आप 1 लाख पे ही हेज ले सकते हो। जीत गए तो लॉस से बच गए, और क्या। लेकिन डबल शेयर होके करना चाहिए, नॉलेज एकदम प्रॉपरली यूज करना चाहिए। जब आपको पता चले कि नहीं सच में मार्केट में ऐसा होने वाला है, तभी ऐसा करें। So what if I have a position in stock that does not have a future contract? For example, South Indian Bank does not have a future contract. Does that mean I cannot hedge a spot position in South Indian Bank? The example considered the spot position's value was 5,70,000. But what if I have relatively small positions, say rupees 50,000 or rupees 1 lakh? Is it possible to hedge such positions? ध्यान से सुनना सर, हर कंपनी है मतलब बेसिकली फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ना भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि हर कंपनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो क्या करोगे ऐसे केस में, जैसे साउथ इंडियन बैंक में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। द एग्जाम्पल कंसिडर दैट स्पॉट पोजिशंस, देखते हैं एक बार आज के डेट में है कि नहीं। साउथ बैंक, सर साउथ बैंक का स्पॉट तो दिख रहा है ना, ये साउथ बैंक है, एनएससी में है लिस्टेड। साउथ बैंक का फ्यूचर है क्या, रोशनी दिख रहा है ना। नहीं सर देख, साउथ बैंक का सिर्फ स्पॉट है, फ्यूचर नहीं है। देख बीएससी और एनएससी में स्पॉट ही है, फ्यूचर नहीं है इसका, है ना। तो जरूरी नहीं कि सबका फ्यूचर होगा, ठीक है। तो ऐसा केस में क्या करोगे, इंटरेस्टिंग, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट सर। एग्जैक्टली सर, South Indian Bank does not have a future contract. Does that mean I cannot hedge? The example consider the spot positions value. Say for example मैंने 5,70,000 का इन्वेस्टमेंट किया था स्पॉट में, बट व्हाट इफ आई हैव रिलेटिवली स्मॉल पोजीशंस, से फॉर एग्जांपल 50,000 और 1 लाख, तो क्या ऐसे पोजीशंस पे हेज किया जा सकता है? In fact, the answer to both these question is not really straightforward. We will understand how and why shortly. For now, we will proceed to understand how we can hedge multiple spot positions, usually a portfolio. In order to do so, we firstly need to understand something called as beta of a stock. देख रोशनी, हम लोग म्यूचुअल फंड में भी बीटा पढ़ा है ना रिसेंट में। हेलो, है ना सर। ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग म्यूचुअल फंड में भी बीटा पढ़ा है, वहां पर यहाँ पर भी बीटा का खेल है। इन दिस केस बीटा इज ऑल्सो क्या, बीटा क्या करता है सर, बीटा रिस्क फैक्टर को बताता है। अब ये जो हेजिंग का कॉन्सेप्ट है ना, क्या अगर मेरे पास स्मॉल पोजीशंस है 50,000 1 लाख का,
क्या उसमें भी हेज किया जा सकता है? बिग पोजीशंस में हेज हो गया, समझ में आया? बिकॉज इसके पीछे सिंपल रीजन था, से फॉर एग्जांपल आपका 200 स्टॉक था, अब कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में लॉट लेना पड़ता है ना सर? लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोजीशंस रहेगा तो लॉट कैसे लोगे फिर? 50,000 1 लाख में स्पॉट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, स्पॉट इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, बट व्हेन यू आर डूइंग हेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तब लॉट कैसे लोगे? क्वेश्चन मार्क है ना सर? बिकॉज लॉट लेने के टाइम पे तो आपको कम से कम 200, 250, 150 डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक टू स्टॉक, बट इन जनरल स्मॉल पोजीशंस पे उतना लॉट तो नहीं होना मिलता है नॉर्मली, है ना रोशनी? स्मॉल पोजीशंस पे लॉट साइज में तो अवेलेबल होना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो एग्जैक्टली इसीलिए ये सवाल है सर। तो लेकिन सर इसका आंसर ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कभी कभी स्मॉल पोजीशंस में भी हेज करने का मौका मिल सकता है, बट दैट इज डिपेंडिंग ऑन द बीटा, और वो जो डिपेंड करता है वो बीटा पे डिपेंड करता है। अब बीटा बेसिकली स्टॉक का रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है। बीटा डिनोटेड, आप लोग म्यूचुअल फंड क्लास में भी बीटा पढ़ा है रिसेंट, बहुत जो लोग म्यूचुअल फंड करता है। Beta denoted by the Greek symbol beta plays a very crucial concept in market finance as it finds its application in multiple aspects of market finance. I guess we are not a good stage to introduce beta, but as it so also finds its application in hedging portfolio of stock. लेकिन जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड क्लास में बीटा पढ़ चुका है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बीटा का डिस्कशन हुआ है, मतलब फाइनेंस के क्लास में भी बीटा पढ़ा होगा जो लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का क्लास किया है, ठीक है? और जो लोग रिसेंटली म्यूचुअल फंड का क्लास किया है वो लोग भी बीटा के बारे में जाना है। सो बीटा के थ्रू से भी हम लोग मार्केट में हेजिंग कर सकते हैं। सर कैसे होगा ये बीटा के थ्रू से हेजिंग करना, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। आज ज़्यादा लोग हैं नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा कम डिस्कस कर रहा हूँ। ओके रोशनी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे बीटा के थ्रू से हेजिंग किया जा सकता है, ठीक है? मतलब बीटा कैसे आपको स्टॉक में हेज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है? सो मेनली आज मैं आपको ये तो बता दिया कि हेजिंग कैसे आप सिंपल वे में आप एक सिंगल स्टॉक में हेजिंग कैसे करोगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा जैसे ही आप बीटा को जान लोगे ना, फिर बीटा के बेसिस में आप कैसे बीटा कैलकुलेट करोगे वो भी बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब एक पूरा पोर्टफोलियो आपके पास रहेगा, एक पूरा पोर्टफोलियो, ठीक है? से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ आपके हिसाब से भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो एक पोर्टफोलियो को बीटा के थ्रू से कैसे हेज करोगे, बहुत ही वाइटल डिस्कशन रहेगा सर। नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एक पोर्टफोलियो में बीटा के थ्रू से हेजिंग कर सकते हो, ठीक है? मैं और ज़्यादा डिटेल्स आज नहीं किया बिकॉज आज बहुत सारे लोग क्लास नहीं कर पाए, सो नो इशू सर, ठीक है? तो चलो सर, रोशनी हो जाएगा? अच्छा, हेजिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, तो ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हेजिंग का ही और एडवांस डिस्कशंस करेंगे कि बीटा के थ्रू से एक पोर्टफोलियो को कैसे आप हेज कर सकते हो, और बड़ा से बड़ा जो डाउनफॉल है मार्केट में उससे कैसे बच सकते हो, और फ्यूचर मार्केट में हेज करके आप कैसे अपना पैसा या कैपिटल को जिंदा रख सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली मार्केट में बचने का उपाय है सर। जैसे गार्डन में फेंस देके आप अपने गार्डन को बचा रहे थे ना, एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को जब बड़ा सा कोई झटका लगने वाला है, उस झटका से कैसे बचा सकते हो, ठीक है? जैसे बोलते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, तो ऐसा ही होगा सर यहाँ पर भी, जोर का झटका बट धीरे से लगे, बहुत ही धीरे से, ठीक है? मतलब जितना जोर का झटका है उतना जोर में नहीं लगेगा, बात कहने का मतलब यही है सर, ठीक है? ओके सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। रोशनी, ओके হ্যাঁ দাদা, ओके बाय फिर। हाँ, রাখছি দাদা। ओके टाटा। টাটা।